हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हुए एटम्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बड़ा प्यारा चैप्टर है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ जो है एटम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि अगले आधे घंटे में मैं एटम्स चैप्टर को ख़त्म कर दूं एमपी बोर्ड के लिहाज से। और जो इस बार जो सिलेबस है, जो डिलीशन है, उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो सबसे पहले अगर बात करें एटम्स की, तो एटम आपने थोड़ा बहुत या फिर काफ़ी हद तक, कुछ बच्चे जो है काफ़ी हद तक पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ पाते हैं। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। जी हाँ, केमिस्ट्री के अंदर एटम चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाता है और काफ़ी डीप में पढ़ाया जाता है। मुझे मतलब 11th की केमिस्ट्री की जो किताब है और जो एटम चैप्टर है या एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं अपन, सेकंड चैप्टर ये मेरे ख्याल से, वो देखकर, वो पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। उसमें क्वांटम मैकेनिक्स तक के कंसेप्ट्स जो है लग जाते हैं और वो बच्चे को ज़बरदस्ती समझा दिया जाता है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो फिज़िक्स है, यानी जो मॉडर्न फिज़िक्स का एक हिस्सा है, वो बच्चा जो है, ये समझ लीजिए आप कि 12th के बाद शुरू करता है। अगर वो फिज़िक्स के अंदर जो है इंटरेस्टेड है और फिज़िक्स में वो जानना चाहता है, तो 12th में भी जो है मॉडर्न फिज़िक्स जो है उसकी सही से इंट्रोडक्शन नहीं आ पाता है। तो बच्चे को बहुत आगे लेवल का, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल का जो है एटम समझाने की कोशिश की जाती है। और उसका रीज़न भी है, उसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि बच्चा जो है मतलब उसका पूरा केमिस्ट्री लगभग अगर हम देखें तो एटम्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, एलिमेंट्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो थोड़ा बहुत उसे जो है समझना ज़रूरी होता है उस चीज़ को। एनीवेज, इतना एडवांस जो है एटम्स चैप्टर जो है फिज़िक्स में 11th के हिसाब से तो नहीं है। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स वाला मॉडल तो नहीं समझाया गया है, बोहर मॉडल तक इसमें समझाया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों मतलब बेसिक की, तो एटम जो है एक ऐसी चीज़ रही है जिसको जो है एग्जैक्टली मतलब लाइव इमेज, लाइव फ़ोटो आज तक कोई नहीं देख पाया है। ठीक है, मतलब उसका जो फ़ोटो जो भी रहता है वो एक स्कैन्ड फ़ोटो रहता है। वो भी मतलब जो है उसको भी मतलब काफ़ी दूर से कह सकते हैं, सिर्फ जो है हम कह सकते हैं कि हाँ सिर्फ हमने देख लिया। उसके अंदर की रचनाएं क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी तो दूर की बात रही। ठीक है, बड़े बड़े जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी अगर बात करें तो एटम को जो है उस तरह से अभी तक नहीं देखा गया है। अभी तक जो है एग्जैक्ट उसका जो फ़ोटो है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ कोई होती है तो उसके बेसिस पर बहुत सारी मतलब साइंटिस्ट लोगों की अपनी सोच, अपनी थेरीज़, वो सब चीज़ें काम करती हैं। तो काफ़ी टाइम से मतलब फिलोसोफर्स के, साइंटिस्ट के दिमाग में रहा कि यार हम एटम का कैसा स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हैं जो कि जो है साइंस के हिसाब से भी रहे, मतलब साइंस के लॉज को भी फॉलो करे, फेल ना हो पाए, साइंस के जो नियम्स हैं उसमें जो है वो फेल ना हो। तो अपने अपने बेसिस पर बहुत से लोगों ने जो है एटम को समझाने की कोशिश की है, जिसके बेसिस पर कुछ साइंटिस्ट लोगों के नाम हमारे सामने हमारी किताबों में आ जाते हैं। जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करें, अच्छा सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया था एटम का वो दिया था डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने सबसे पहला फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था, शायद आपको रेड पेन से ना दिख रहा होगा, इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ एटम। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है किताबों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि पहला जो है कहा जाता है कि जो कंसेप्ट दिया था, जो सबसे पहला जो बताया था कि भाई जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो उसमें जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी चलती है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ बातें मैं यहाँ पर आपके सामने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ बातें आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। उन्होंने सबसे पहली बात बोली थी कि ऑल मैटर्स मेड ऑफ वेरी टाइनी, ठीक है, टाइनी, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड एटम। इस तरह से उसने बात बोली थी। और एटम जो है एक ग्रीक जो है वर्ड से लाया गया जो है नाम है, जिसका मतलब होता है मतलब इनडिविजिबल हम बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, उसे काट नहीं सकते। और यही बात उसकी दूसरी थी कि इसको हम जो है कैन नॉट फर्दर डिवाइड। ये वाली उसने बात अगली बोली थी कि और ज़्यादा जो है एटम को जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि ये वाली जो बात है आगे जाकर मतलब इसकी गलत साबित हुई। और हमने देखा कि एटम्स में भी और भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते हैं और अभी तक उसकी जो है रिसर्च चल रही है। हम इतना जानते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तक, अब और आगे जो है साइंस जा चुकी है और उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स भी जो है वो
इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, यानी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसके बेसिस पर ये समझ में आता है कि और ज़्यादा उन्हें भी डिवाइड किया जा सकता है बेसिकली। लेकिन अभी वो चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, वो सिलेबस में आने में ये समझ लीजिए 10-15 साल और लगेंगे। यानी ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन वो चीज़ें पढ़ सकती है, क्योंकि उस पर भी रिसर्च चल रही। मैंने आपको पहले ही भी वीडियो में बताया था कि कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन होता है साइंस के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है पहले बहुत सारी रिसर्च होती है, किताबों तक आने में बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। तो बेसिकली हम इतना मानेंगे कि पहले उसने ये बताया था कि भाई ठीक है, एटम जो है उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम जो है जो पार्टिसिपेट करते हैं, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल ठीक है रिएक्शन, यानी बेसिकली एटम्स जो है केमिकली कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। ये वाली बेसिक सी उसने बातें बोली थी। तो ये बातें तो शायद ही आपसे पूछी जाए, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछी जा सकती है कि भाई सबसे पहला कंसेप्ट एटम का किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है डेल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था, और उसकी कुछ एटॉमिक थ्योरी भी वो आप लोगों को जो है एटॉमिक थ्योरी क्या हम कह सकते हैं, हाँ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है, वो आपको किताबों के अंदर मिल जाएगी। खैर उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली मॉडल ऑफ एटम के बारे में सवाल आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर कि भाई अलग अलग मॉडल्स ऑफ एटम आपको समझाना है। वो वाले सवाल एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछने के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो थॉमसन मॉडल की बात करेंगे। थॉमसन्स मॉडल, तो सर जे थॉमसन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो उनने जो है अपने को सबसे पहला जो है एटॉमिक मॉडल पेश किया था। हालांकि वो जो है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल आया, उसका एक्सपेरिमेंट जो आया, उसकी वजह से जो है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, फेल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम ये समझें कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इनकी दिमाग की कुछ यानी बातें ही थी जो कि मतलब दुनिया के सामने इन्होंने पेश की, कुछ तथ्यों के बेसिस पर, और कुछ साइंस के इसमें नियम्स भी उस टाइम तक जो है फेल नहीं हो रहे थे, उनको भी जो है क्रॉस नहीं कर रहा था इनका मॉडल, इसलिए मान लिया गया और नोबेल पुरस्कार मिल गया। बहुत अच्छी बात है। किस तरह से, तो थॉमसन का जो मॉडल है हम समझते हैं, हमें पता है कि वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इस मॉडल को जानते हैं। बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम। तो क्या बोली थी उन्होंने बात, सबसे पहली बात बोली थी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम, और उसमें जो है जिस तरह से वाटरमेलन होता है, जिस तरह से जो है तरबूज होता है, या फिर जिस तरह से डिज़र्ट प्लम पुडिंग होता है, उसके अंदर जो है इस तरह से तरबूज की बात करें तो उसके बीज जो है इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। कुछ इसी तरह से जो है तरबूज के बीज जैसे बिखरे हुए होते हैं, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज जो है स्प्रेड आउट है। तो दूसरी बात उसने बोली थी नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स आर ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर हम कह सकते हैं spreaded like the seeds of watermelon। ठीक है, तो वाटरमेलन में जिस तरह से सीड्स जो है बिखरे हुए होते हैं, उसी तरह से जो है मतलब क्या बोलते हैं, इसमें जो है नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए होते हैं। अब इसमें जो है ये वाली बात भी हो रही है, ये वाली बात भी जो है मतलब एक तरह से क्रॉस नहीं हो रही कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। उनने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज जो है इस स्फीयर के ऊपर है, उसी के बराबर अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऊपर बिखरे हुए हैं। तो न्यूट्रलिटी भी जो है इसमें जो है एटम की न्यूट्रलिटी भी बरकरार है, न्यूट्रलिटी पर भी कोई सवाल नहीं उठता। स्टेबिलिटी को अगर देखें तो स्टेबिलिटी भी इसने प्रूफ कर दी यहाँ पर कि भाई एटम स्टेबल भी है। कैसे स्टेबल है भाई, नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको जो है जकड़ने के लिए, उसको जकड़ कर रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज के अंदर वो रखे हुए हैं, तो उसको पॉजिटिव चार्ज जकड़े हुए हैं। तो इस वजह से स्टेबिलिटी भी यहाँ पर जो है साबित करके बताई। तो इसलिए जो है उस मॉडल को बिल्कुल सक्सेसफुल मॉडल उस टाइम पे माना गया, और जो है नोबेल पुरस्कार मिला और मज़ा आ गया। और जो है ये मॉडल काफ़ी हद तक चर्चाओं में रहा, और कहा कि यार एटम का सही मॉडल मिल गया अपने को।
अब चूंकि इसमें ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन केमिस्ट्री का तड़का है इसके अंदर, तो हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री का तड़का है तो भाई एक्सेप्शन क्यों ना हो, इसमें जो साइंटिस्ट लोगों ने जो बातें बोली थी उनका तोड़ क्यों ना निकले, उनका फेलियर क्यों ना हो, तो उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा ना, ट्विस्ट ही नहीं आएगा इसके अंदर। तो फिजिक्स ज़रूर है लेकिन इसमें केमिस्ट्री का तड़का है, एटम पढ़ रहे हैं इसके अंदर अपन। ओके, तो ये मॉडल जो है ज़्यादा वक्त तक नहीं चला और ये फेल हो गया जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल या अपना एक्सपेरिमेंट जो है पेश कर दिया। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट पेश किया था और किस बेसिस पर उन्होंने जो है अपना एक मॉडल पेश किया, वो अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी। रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो पूछा जाता है और एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव भी आता है कई बार कि भाई न्यूक्लियर मॉडल सबसे पहले किसने पेश किया था, तो रदरफोर्ड ने पेश किया था। तो अपन बात करें यहाँ पर, बार बार यही पेन मेरे हाथ में आ रहा है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल पेश किया था। ये चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है एमपी बोर्ड के अंदर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझा दीजिए, ये भी पूछा जाता है कई बार कि भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या फिर रदरफोर्ड जो है गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी पूछा जाता है। गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये समझा दीजिए। उन्होंने जो है गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, एक तरह से कह सकते हैं अपन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को स्कैटर कराया और स्कैटर कराने से बहुत जो है अचंभे वाला और बहुत ही प्यारा रिजल्ट उन्हें मिला, जिसके बेसिस पर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं सक्सेसफुल जो मॉडल है एटम का, सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम जो है हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत होने लगी। सही मॉडल ऑफ एटम की तरफ हम बढ़ने लगे, यानी अब सिर्फ फिलॉसफी में, सिर्फ साइंटिस्ट की सोच पर नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट पर निर्भर होकर हम समझने लगे सही मॉडल को। यहीं से उसकी शुरुआत हुई न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की। तो गोल्ड फॉइल ही क्यों चुनी उन्होंने, सबसे पहला रीज़न अपन कह सकते हैं कि वाई गोल्ड फॉइल ही क्यों चुनी। उसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि उन्हें हेवी न्यूक्लियस चाहिए था, मतलब एक हेवी एटम चाहिए था जिसका मास जो है, जिसका मास नंबर ठीक है, वो हेवी हो, है ना। न्यूक्लियस तो उस टाइम तक जो है वो चर्चा में आया नहीं कि भाई न्यूक्लियस क्या होता है, लेकिन ज़्यादा मास नंबर वाला जो है उनको एटम चाहिए था ताकि सही से स्टडी हो पाए उस चीज़ की। दूसरी बात, एक रीज़न और भी था कि गोल्ड फॉइल जो होती है, गोल्ड फॉइल कैन बी या फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड फॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा हम उसको जो है थिन कर सकते हैं, कैन बी थिनर दैन अदर मेटल। दूसरे मेटल के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो गोल्ड फॉइल को बहुत ज़्यादा जो है थिन किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है। तो जितना पतला करेंगे उतनी आसानी के साथ में, उतने बढ़िया तरीके से जो है गोल्ड फॉइल को जो है यानी कि एटम को समझ पाएंगे। अब क्या जो है मॉडल था उसको अपन समझ लेते हैं। इसका जो है अपन डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पर, तो इन्होंने जो है एक ZnS जिंक सल्फाइड की जो है एक स्क्रीन लगाई, ठीक है। ZnS स्क्रीन है, ये ZnS स्क्रीन है, जिसके ऊपर जो है स्कैटरिंग अगर अल्फा पार्टिकल की होगी तो हमें जो है उसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा कि हाँ स्कैटरिंग हो रही है, कुछ वो इल्यूमिनेशन होगा उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करने के लिए एक स्कैटरर लगाया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरर बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, या फिर स्कैटरिंग मशीन बोल सकते हैं यहाँ पर, जिससे अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया जाए। मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में बता देता हूँ प्यारे बच्चों आपको। अल्फा पार्टिकल जो है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और बेसिकली ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। यानी हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो मालूम है। हीलियम में से आप 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लो तो 2+ चार्ज उसके पास भी बचता है। बस वही एक अल्फा पार्टिकल है। उसको जो है स्कैटर इन्होंने कराया यहाँ पर, और स्कैटर कराने के थ्रू, स्कैटर किस तरह से कराया कि भाई स्ट्रेट लाइन में स्कैटर होना चाहिए ये, ठीक है। तो उसके लिए एक यहाँ पर इन्होंने एक बारीक सा जो है एक कह सकते हैं स्लिट बनाई, होल किया यहाँ पर। तो स्लिट यहाँ पर बनाते हैं ये, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये कंफर्म हो सके कि स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। किस चीज़ की कमी आप बताइए इसके अंदर। अब भैया गोल्ड फॉइल की कमी है इसके अंदर, सीधी सच्ची सी बात है। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड फॉइल जो है लगाई, तो यहाँ पर जो है गोल्ड फॉइल यहाँ पर इन्होंने लगाई।
अब एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन निकल रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है जब स्कैटर हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जो है सीधे निकल जा रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन ठीक है देखने के लिए मिल रहा है, अनडिफ्लेक्टेड जो है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, और सीधे जो है वो स्कैटर करते हुए गोल्ड फॉइल को निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल पर जो है स्कैटर हो रहे हैं और जिसकी स्कैटरिंग जो है यहाँ पर दिख रही है। कुछ जो है एंगल पर जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा आप कंसिडर करें, उसे इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी के अंदर हम रहते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत हमें भी यहाँ पर जो है कंसीडर करना पड़ता है। मतलब गाड़ी आई है, कचरे की गाड़ी आई हुई है, और दिन में 3-4 चक्कर लगाती कचरे की गाड़ी पूरे इंदौर के अंदर, हर जगह पर, हर मोहल्ले के अंदर। आप लोगों को पता होगा मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी फ्रॉम पास्ट जो है हम कह सकते हैं 6 ईयर्स कंटिन्यूसली, ठीक है, इंदौर है। उसकी वजह यही है कि ये गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा जो है इंदौर वासी भी बहुत जो है ज़्यादा जागरूक हुए हैं। हम लोगों के घरों के अंदर, हमारी कोचिंग के अंदर एक से ज़्यादा जो है डस्टबिन होते हैं, सूखे कचरे का, गीले कचरे का। तो खैर फालतू का ज्ञान मैं आप लोगों को देने लग गया हूँ। खैर फालतू का नहीं है, मतलब इसके लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों के काम का नहीं है, बट उसका रीज़न है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो खैर उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर अपन कहें तो अल्फ़ा पार्टिकल की, प्यारे बच्चों अगर बात करें अपन, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर जो है कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड, है ना, एट वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो बहुत स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यानी कि गोल्ड फॉइल का जिधर मुंह है, उसी मुंह, मतलब उसी के जो है, जो जिधर मुंह है उसी तरफ जो है स्कैटर होकर उसी तरफ जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है जा रहे हैं। इनकी संख्या जो है लगभग 1 आउट ऑफ जो है 8000 के आसपास है। तो लगभग हम बात करें अगली, तो 1:8000 ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, एट लार्ज एंगल, या फिर कह सकते हैं बाय लार्ज एंगल, है ना, और ग्रेटर, वो जो लार्ज एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये भी देखा गया कि लगभग 12000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कि वापस जो है अपने उसी रास्ते पर चले जा रहा है टकराकर, जिस रास्ते से वो आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1:12,000 ऑफ द अल्फा पार्टिकल की स्पेलिंग पार्टिकल, ठीक है, लगभग एक 12000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है गेट रीट्रेसेस इट्स पाथ, यानी कि उसने अपना रास्ता रीट्रेस कर लिया, वापस उसी जगह पर चले गया। तो ये ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिले। इसके बेसिस पर क्या समझ में आया रदरफोर्ड को, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या समझ में आया, इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा। ये होपफुली ये समझ में आ चुका होगा आपको किस तरह का एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड को क्या क्या बात देखने के लिए मिली और क्या क्या चीज़ उसने ऑब्जर्व करी, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर क्या मॉडल लोगों के सामने पेश किया, और क्या ऐसी बात थी कि जो थॉमसन का मॉडल था यहाँ पर आकर पूरी तरह से फेल हो जाता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। मतलब थॉमसन अंकल फिर मतलब इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट में जो हुआ इसका जवाब मैं कैसे दूँ, ये जवाब नहीं दे पाते हैं थॉमसन अंकल। तो भैया पहली चीज़ थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हैं अपन, किसका, गोल्ड फॉइल का। मान लिया जाए गोल्ड फॉइल का जो बहुत थिनेस्ट फॉइल है उसमें भी जो है, ठीक है, 3 एटम्स एक तरह से कह सकते हैं कि बराबर उन्होंने जो है इतना पतला कर लिया कि 3 एटम होंगे उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड होकर निकलते चले जा रहे हैं, सीधे के सीधे जा रहे हैं ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, तो अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज खाली, यानी कि ज़्यादातर एटम की जो स्पेस है वो क्या है, खाली है, यानी कि वो एम्प्टी है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ज़्यादातर स्पेस जो है किसकी,
एटम की खाली है क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज है उसको कोई डिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे निकलते चले जा रहे हैं। अगली बात जो बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज ही उन्हें जो है फोर्स लगा रहा होगा जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो वो पॉजिटिव चार्ज एक तरह से हम कह सकते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई वो न्यूक्लियस, वो जो है न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो है मैसिव सेंट्रल कोर है जो कि पॉजिटिव कोर है, मैसिव सेंट्रल पॉजिटिव कोर ऑफ एटम हैविंग all the positive charges called, सारे पॉजिटिव चार्जेस है जहाँ पर जिसे जो है, और ऑल द पॉजिटिव चार्ज तो है ही, एंड ये कहा गया कि इतना मैसिव है वो कि उसमें लगभग सारा के सारा मास एंड ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ टोटल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट, है ना, और उसे कहा गया न्यूक्लियस। यहाँ से न्यूक्लियस का जो है कंसेप्ट आता है। क्या कहा गया कि सब मतलब इतना वो जो है मैसिव है वो कोर, एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि लगभग सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं, और लगभग सारा के सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज तो है ही वहाँ, और लगभग एटम का सारा ही मास, लगभग 99.9% जो मास है, पूरा के पूरा मास है वहाँ पर कंसनट्रेटेड है। वो एक मैसिव कोर है जिसका नाम है न्यूक्लियस। यहाँ सबसे पहले न्यूक्लियस का जो है कंसेप्ट सामने आया और समझ में आया कि हाँ इस तरह का जो है न्यूक्लियर मॉडल है, और फिर आगे बढ़कर उन्होंने और रिसर्च करके अपने बेसिस पर अपनी थ्योरी लगाकर कहा कि यार न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सच्चाई थी, लेकिन ये अधूरी सच्चाई थी। क्यों? क्योंकि इनका मॉडल जो फेल हुआ उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो ये अधूरी सच्चाई थी। मैं अगला जो उन्होंने तीसरी बात बोली है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बस इतनी बात बोल दी। और अपन इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते ही रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इतनी बात पक्की है। लेकिन ये बात में अधूरी सच्चाई है। क्या अधूरी सच्चाई है? अभी बोहर अंकल आकर बताएंगे। बोहर अंकल इनकी जो है कुछ बातें हैं, कुछ सवाल खड़े करेंगे इनके सामने, उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे रदरफोर्ड भाई साहब, तो फिर बोहर अंकल आएंगे, अपनी 4 बातें बोलेंगे, जिन 4 बातों के बेसिस पर उनका मॉडल जो है इससे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ फेलियर होंगे, इसमें कुछ फेलियर होंगी, वो फेलियर अपन पढ़ने वाले हैं अभी।